डियर व्यूअर्स नमस्कार। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपनी वीडियोस का। थैंक यू फॉर दिस। In today's video, I have covered all aspect of end of bipolarity part 4, and this is the concluding video of this particular chapter. The tutorial includes topic introduction, mind maps, NCERT content in forms of question and answer, and MCQ. The topic of the video topics are tensions and conflicts in Russia, India and Russia relations, and Arab Spring. Arab Spring स्टूडेंट्स ये इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है, CBSE ने नया इंट्रोड्यूस किया है और जितना भी वेबसाइट में डेटा अवेलेबल है मैंने उतना ही कराया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द माइंड मैप. सो लुक एट दिस माइंड मैप. दिस इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. सो यहाँ मैंने लिखा है ब्रेकअप ऑफ रशिया. एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए ब्रेकअप ऑफ रशिया विच लेड टू द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स. इसका मतलब जैसे ही यूएसएसआर ब्रेकअप हो जाता है इट बिकम्स रशिया, राइट. सो रशिया बनने के बाद भी जितने भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे वो कोई चैन से बैठे नहीं थे. दे वर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट. सो इसी टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या उनको फायदा हुआ यूएसएसआर से टूटकर. सो जनरली यही हम डिस्कस करेंगे. सो पहला वायलेंट सेसेशन कहाँ हुआ? चेचेनिया एंड दागिस्तान. नाउ दोस्तों चेचेनिया एंड दागिस्तान is a part of Russia only, and यहाँ भी violent secession हुआ because they wanted to fulfill their aspiration. Secondly, civil war हुआ ताजिकिस्तान में for 10 years. So 10 years का मतलब हो गया कि it started in 1991 plus 10 years 2001 तक ये चला because ताजिकी में बहुत सारे ethnic लोग रहते हैं. सो देर आर सर्टेन कल्चरल डिफरेंसेस. थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट इन अजरबैजान प्रोविंस. ना इस अजरबैजान प्रोविंस का नाम है नगोर्नो काराबाख. ये नगोर्नो काराबाख में आर्मेनियंस रहते हैं और ये कुछ आर्मेनियंस जो नगोर्नो काराबाख में रहते हैं दे वांटेड टू शिफ्ट टू join with Armenia. So again a tension in Azerbaijan province, right. So tensions in Russia, tensions in Tajikistan, tension in Azerbaijan. So एक और tension कहाँ होता है? जॉर्जिया में, right. So जॉर्जिया में कुछ province independent होना चाहते हैं. So that also led to tensions. नाउ कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ रिपब्लिक्स जो फॉर्मर रिपब्लिक्स हैं लाइक यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, ये आपस में भी लड़ते थे फॉर पानी. सो दैट इज ऑल्सो एडिंग अप टू द टेंशंस. एंड द लास्टली काफ़ी सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो सोवियत यूनियन के साथ जुड़े हुए थे बाद में इन जब वो सिसीर होते हैं, जब वो सेपरेट होते हैं उसके बाद भी ये लोग इनका जो नए नए रिपब्लिक्स हैं. सो लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, Russia, Pakistan, they wanted to take advantage of their new current situation. So again, it's a phase of tensions and conflicts. So students, tension and conflicts in Soviet Union, after Russia, please remember that you are supposed to talk about the former सोवियत रिपब्लिक्स जो कि अब टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में फर्दर जी रहे हैं, राइट. इन द मिड सेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि जब यूएसएसआर टूट गया तो इंडिया का रिलेशंस रशिया के साथ क्या हुआ. तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, कॉर्डियल थे. बट प्लीज़ रिमेंबर कि 1970 में भी हमने इंडिया एंड यूएसएसआर ने ट्रीटी ऑफ सोवियत फ्रेंडशिप करी थी, बट दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट इंडिया और रशिया के रिलेशंस इन 1991 क्या होते हैं, बिकॉज 1970 हमने नाम के दौरान करा है. नाउ देयर इज नो कोल्ड वॉर. सो अब इंडिया और रशिया के रिलेशंस पोस्ट 1991 क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशंस है. एंड ऑल्सो वी फील दैट बोथ कंट्रीज बिलीव इन मल्टीपोलर वर्ल्ड. मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन्स कि we are all the countries are united together. They think that all the countries can unite together and can challenge the US dominance. So multipolar, बहुत सारे nations इकट्ठे आएंगे तो उसको हम कहते हैं multipolar. और इसी multipolar को successful बनाने के लिए एक strategic agreement दोनों countries ने sign करा है which happened in 2001. तो इसमें मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है इस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को. और निमोनिक का मतलब क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आपको ये
एग्रीमेंट वर्ड टू वर्ड कैसे याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में भी आप वही लिखाएं. सो ECGAND इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम कंटेंट डिस्कस करेंगे, राइट. अब इंडो और रशिया के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए जिसमें कि रशिया ने बोला है कि इफ़ यू बाय आर्म्स फ्रॉम अस, सो तो फिर इन रशिया क्या हेल्प करेगा इंडिया को, वो ऑयल प्रोवाइड करेगा, स्पेस इंडस्ट्री में हेल्प करेगा, एंड टेररिज्म, कश्मीर टेररिज्म में काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा प्रॉब्लम. सो दिस वाज इंडो रशिया रिलेशंस पोस्ट 1991 एंड दे साइंड अ strategic agreement in 2001. Now extreme right में देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है, लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड देयर पॉलिसीज. इसका मतलब सोवियत यूनियन, प्लीज रिमेंबर सोवियत यूनियन, जब भी मैं सोवियत यूनियन बोलती हूँ आई एम सेइंग 1917, और जब भी मैं रशिया बोलती हूँ इट मीन्स आफ्टर 1991. तो सोवियत यूनियन में कुल मिला के यहाँ फ्रॉम टिल 1991 देर आर approximately 5 leaders. So first is Vladimir Lenin. उनकी contribution क्या है, he is the founder of the Bolshevik Communist Party. Then Stalin, Trotsky, इन्होंने क्या करा, इन्होंने collectivization of agriculture and industrialization करा. Yes students, collectivization of agriculture कब खत्म हो गया था, जब रशिया शॉक थेरेपी से जा रहा था, right. So collectivization was introduced by Stalin and it was ended by ड्यूरिंग शॉक थेरेपी. निकिता क्रुश्चेव का तो आपको पता ही होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बड़ा फेमस थे वो. फिर लियोनिड ब्रेजनेव, उन्होंने क्या करा, ही हैज डन मेनी थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस ही इन्वेडेड अफगानिस्तान, जो कि लड़ाई कम से कम 10 साल तक चली, एंड उसके बाद गॉर्बाचोव ने इस पॉलिसी को रोका. आफ्टर दैट मिखाइल गॉर्बाचोव ने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लासनॉट एंड पेरिस्ट्रॉयका जैसे पॉलिसीज अपनाए, एंड उसके बाद जब रशिया USSR कोलैप्स होता है, देन वी फाइंड बोरिस येल्सिन who gets Russia a shock therapy, and after his death Vladimir Putin, he becomes the president of Russia. So from 1917 to 1991 it is from Lenin to Mikhail Gorbachev, and from 1991 till 2020 it is Boris Yeltsin and Vladimir Putin who is still continuing. Now let's get started with the tensions and conflicts. Look at the question what I have made. So most of the former republics are prone to conflicts and many had civil wars and insurgencies. Explain the statement with examples. इसका मतलब आपको क्यों लगता है कि सोवियत रिपब्लिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपीरियंस कर रही है. तो आपको मैंने बताया चेचनिया एंड दागिस्तान, रशिया के 2 रिपब्लिक्स हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं रशिया के साथ रहना, और रशिया ने उसको कैसे अटैक करा, इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स, खूब बॉम्ब फोड़े ताकि चेचनिया एंड दागिस्तान के जो एस्पिरेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए. तो रशिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी टू बॉम्ब देम. सो इट इज अ मैटर ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंड, सिविल वार इन ताजिकिस्तान फॉर 10 years, 10 साल से होता है. सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, 10 साल चलता है. अगेन थर्ड पॉइंट, अजरबैजान प्रोविंस में भी आपको मैंने बताया था नागोर्नो काराबाग. सो आर्मेनियंस वांटेड टू सिसीड. आप इसको एग्जांपल को इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि जैसे कुछ बंगाली मुस्लिम्स अगर चाहे तो वो अगर वो वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं एंड दे वांटेड टू यूनाइट विद बांग्लादेश, तो इसी एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि द मुस्लिम बंगालीज वांटेड टू सिसीड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड दे वांटेड टू ज्वाइन विद बांग्लादेश. सो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान में रख सकते हैं. नगोर्नो काराबाग में ज़्यादातर आर्मेनियंस है और यही आर्मेनियंस they wanted to join Armenia, right? So some provinces wanted to gain independence from Georgia. Georgia से भी कुछ areas जो है वो independent होना चाहते हैं. So again a matter of tension and conflict. दूसरे रिपब्लिक्स लाइक यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, देखिए जॉर्जिया में 2 प्रॉब्लम होगी, एक तो सिविल वार भी हो रहा है और जॉर्जिया एक और चीज़ में क्या है कि these provinces are also fighting for river waters, right? नेक्स्ट टेंशन क्या होता है भाई, नेक्स्ट टेंशन ये होता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो नई नई कंट्रीज रिपब्लिक्स बनती है, राइट. सो सबकी नज़र अब इस पे है कि कैसे इनके रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, कैसे इन पे मोनोपोलाइज करा जाए. तो कोई पावर पीछे नहीं हटना चाहता, तो इसके चलते भी एक टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है. रशिया का एम्बिशन है कि वो जाए, चाइना का एम्बिशन है कि वो कंट्रोल करे, पाकिस्तान का एम्बिशन है कि वो अच्छे से कंट्रोल करे, USA भी चाहता है कि मैं इन एरियाज़ को कंट्रोल करूँ ताकि मेरे को ज़्यादा मिनरल एंड ऑयल मिले. सो ऑल दिस लेड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. एक और बात क्या है, स्प्लिट इन चेकोस्लोवाकिया. 2
Czechoslovakia was a part of Eastern European country. It is not a part of republic, but here also we find tensions which can be attributed to the this particular section कि यहाँ भी tensions हुए. Czechoslovakia बिल्कुल split हो गया in Czech and Slovak. एक और देखिए मैप दिया मैंने चेक और स्लोवाक का. चेकोस्लोवाकिया पहले कैसा था, अब चेक एंड स्लोवाक हो गया है. देन अगेन कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया. इसका मतलब यूगोस्लाविया आफ्टर 1991 ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ब्रेक अवे हो जाते हैं इनके प्रोविंसेस इन 6-7 एरियाज, जो कि पहले 6 थे. बाद में 2 प्रोविंसेस कोसोवो और वोवोजीना ये ऐड होते हैं. एंड आपको याद रखना है कि यूगोस्लाविया जो है इट वाज अंडर जोसेफ ब्रोज टीटो. जैसे ही उनका डेथ हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे ये जितने भी रिपब्लिक्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं. और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं सर्बिया वर्सेस नॉन सर्ब्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, और जिसके चलते यूएस का नाटो जो पावर जो है वो अटैक करता है. सो सर्बिया के अंडर अटैक होता है बाय नाटो. मिलोशेविक गवर्नमेंट आपको पता ही होगा, which I've discussed in the last topic, right? So ये इंटर एथनिक सिविल वॉर यूगोस्लाविया में सर्बिया में चलता है एंड यूएसए इंटरफेयर करता है. सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो सारे टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आपको लाइन से याद रखने हैं. स्प्लिट इन चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, नगोर्नो काराबाख, सो तजाकिस्तान, these all things you will understand, remember. Now इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, जैसे मैंने बताया इंडिया और रशिया उनका अब रिलेशंस क्या है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है, क्योंकि काफ़ी इंडियन मूवीज रशिया में फेमस थे. सो दे नो अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिनेमा मेकिंग. सो दे वर ऑलरेडी फैन ऑफ इंडिया. सो दे नेवर हैड hiccups having a good friendly relation with India. The Russia never had hiccups in having good friendly relations with India. अब इन दोनों ने मल्टीपोलर ऑर्डर साइन किया, जो इसका मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है. मल्टीपोलर मीन्स दे नाउ रिकॉग्नाइज दैट देयर आर मल्टीपल मेनी कंट्रीज हु आर ऑलरेडी देयर इन पावर एंड दे टुगेदर इफ दे यूनाइट कैन डिक्रीज द डोमिनेंस ऑफ यूएस पावर. एंड ये 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं. कितने? 80, राइट. एंड इस पूरे ट्रीटी का नाम है क्या है? इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001. अब इस एग्रीमेंट में है क्या चीज? ECGAND, ये निमोनिक है. सो ई फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स, मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है कि इस दुनिया में काफ़ी सारे इंटरनेशनल पावर्स हैं, सब आपस में कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे एक दूसरे को, राइट. ग्रेटर रीजनलिज्म होगा, जो जैसा ट्रेड करना चाहेगा वैसा कर सकते हैं. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो नेगोशिएशंस करेंगे. क्या करेंगे? नेगोशिएशंस करेंगे. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कोई वॉर पे नहीं जाएंगे. और सब कंट्रीज की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी ताकि पीपल कैन लिव इन अ बट बेटर वे. लास्टली ये कह रहे हैं कि यूएन भी आएगा, सो दैट UN decision making bodies भी आएगा, so as to strengthen democracy and empowerment of further nations. So ECG, existence, collectivity, greater N for negotiation, A for an independent, and D for decision making. So these were the keywords for the multipolar agreement, right? अब इस treaty का benefit रशिया को क्या हुआ कि right, रशिया ने बोला कि दे विल गिव सपोर्ट टू कश्मीर इशू एंड दे विल गिव मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, ऑयल प्रोवाइड करेंगे. जितना भी टेररिज्म के रिलेटेड जो भी इंटरपोल सर्विसेज है सारे देंगे. तो इंडिया बदले में रशिया को क्या देगा? तो इन रशिया ने बोला जस्ट बाय आर्म्स फ्रॉम अस एंड इट विल बी ओके. सो India started buying arms during that time from Russia. And if you remember, in last year, Abhinandan Varthaman जो डॉग फाइट कर रहे थे with MiG-21 and उन्होंने F-16 को गिरा मारा. So ये MiG-21 was actually supplied by Russia. Right. So and Russia also helped in Indian space industry. So please remember, so Indo multipolar strategic agreement के ये सारे फायदे इंडिया को हुए और रशिया को भी हुआ, because रशिया को resources दे रहा है इंडिया in terms of money when they are buying arms, right? अब let's conclude the chapter. ये सारे leaders plus box से मैंने information निकाली है. So Vladimir Lenin, you know, the Bolshevik Party, 1917, right? Then Stalin again what? He is the successor. इन्होंने क्या स्टार्ट करा? कलेक्टिवाइजेशन. आपको मैंने भी बताया था कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट हुआ था 24 में एंड ख़त्म हुआ 1991.
राइट. उसके बाद मैंने निकिता क्रुश्चेव बताया. निकिता क्रुश्चेव अगेन ही इज वेरी फेमस फॉर हिज क्यूबन मिसाइल crisis. Then Leonid Brezhnev, he invaded Afghanistan and started also associated with detentive phase with USA. काफी सारे आर्म्स ट्रीटी भी साइन करी है, राइट. आफ्टर दैट Mikhail Gorbachev, look at Mikhail Gorbachev, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, दैट वाज द अर्लियर पिक्चर एंड द राइट साइड इज द करंट पिक्चर. ही इज स्टिल अलाइव, ही इज 90+. Mikhail Gorbachev की पॉलिसीज आपको पता ही है, ग्लासनोस्ट एंड ओपननेस, एंड ही ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट. एंड उसके बाद जैसे ही यूएसएसआर टूट जाता है, बोरिस येल्सिन आता है. ही वॉज अ पार्ट ऑफ द कू एंड ही बिकम्स द प्रेसिडेंट. उनके मरने के बाद he brought this shock therapy. इनके मरने के बाद the current president is Vladimir Putin. So these are the leaders from 1917 to 1991, Lenin to Mikhail Gorbachev, and from 1991 till to 2020 is Boris Yeltsin and Vladimir Putin, right? So let us now look at the next new topic is Arab Spring. अब Arab Spring देख लेते क्या है. Let's look at the mind map. Arab Spring is the term given to a series of momentous protest which has taken place in Arab countries in 2011. Okay, अब ये Arab Spring हुआ क्यों? तो इसमें आपको याद रखना है कि टूनिशिया ने gave the spark and which led to Arab Spring. Okay, and इनके areas of influence क्या क्या है? ये अरब स्प्रिंग कहाँ हुआ है? ये अरब स्प्रिंग जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको सबको अफेक्ट करा है. मिडिल ईस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्री विच इज लोकेटेड in the crossroads of Europe, Asia and Africa. So like यूरोप के रूट के भी अंदर और अफ्रीका के रूट से जाते हैं और एशिया के रूट से जाते हुए जो कंट्रीज पड़ती है, दे आर नोन एज द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. और इनके एग्जांपल क्या है? सीरिया, यमन, यूएई, ओमान, कतर, इराक. सो दीज आर ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ओके, अब ये कंट्रीज ऑफ एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है इस प्रोटेस्ट का. मैंने आपको क्या बोला? अरब स्प्रिंग हुआ बिकॉज ऑफ टूनिशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ. उसके बाद ये आगे आगे फैलता गया. सो दिस जब फैलने का प्रोसेस है, द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज द राइज ऑफ अरब स्प्रिंग. तो ट्यूनिशिया में स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड इट ग्रेजुअली स्प्रेड्स टू लीबिया, यमन एंड सीरिया. एंड देयरफॉर स्कॉलर्स इस पूरे मूवमेंट को क्या कहते हैं? अरब स्प्रिंग. इस पूरे मूवमेंट को स्कॉलर्स कहते हैं अरब स्प्रिंग. प्लीज रिमेंबर कि ट्यूनिशिया इज नॉट द ओनली रीजन. आपको ये याद रखना है कि कॉजेज ऑफ प्रोटेस्ट डीप सीटेड थे. अरब में लोग परेशान थे बहुत सालों से. डिक्टेटरशिप, करप्ट मोनार्कीज थी, रिग्ड इलेक्शंस थे, ह्यूमन राइट वायलेशन है, सोशल मीडिया है, इनइक्वलिटी है, स्टैग्नेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स थी. फिर भी पीपल वर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. राइट मोमेंट कब आया? जब टूनिशिया में कुछ इवेंट हो गया जिसके चलते अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड द अरब स्प्रिंग. नाउ अरब स्प्रिंग, सो आपको क्यों लगता है इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय वेस्टर्न मीडिया, राइट. सो वेस्टर्न मीडिया क्या कहता है? इट्स अगर अरब स्प्रिंग होगा तो आपको क्या बोलना है? इट्स अ वेव ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग एंड आर्म रेबेलियंस. कहाँ होता है? मिडल ईस्ट में. सो अरब स्प्रिंग कहाँ होता है? मिडल ईस्ट में. और लोग कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? आर्म रेबेलियंस होता है, अपराइजिंग होता है, थ्रू सोशल मीडिया करते हैं. और इसी के चलते इसको अरब स्प्रिंग, इस पूरे मूवमेंट को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं. तो अरब स्प्रिंग बेसिकली सोशल मीडिया ने इसको फैलाया. सोशल मीडिया ने पूरा फैलाया है. एंड यू मस्ट रिमेंबर, लुक एट द इमेजेस. रिवॉल्यूशन टूल्स क्या क्या है? जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, यहाँ रिवॉल्यूशन टूल्स ये है. इट्स नॉट AK-47, इट इज नॉट एनी अदर गन्स, इट इज ट्विटर एंड फेसबुक. उन्होंने ट्विटर एंड फेसबुक में टूनिशिया का जो सिचुएशन था वो डाला एंड इट जस्ट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. ये पूरा अरब स्प्रिंग उन्होंने फैला दिया. सो टूनिशिया में पहले डिक्टेटरशिप था, वो खत्म हो गया. इजिप्ट में मिलिट्री रूल था, डिक्टेटरशिप. तो पीपल आल्सो रेज रेबेलियन. सो इन सारी कंट्रीज में ये सब प्रॉब्लम्स थी. एंड देयरफॉर स्कॉलर्स आर कॉलिंग, सेइंग दैट इट इज नाउ द पीपल ऑफ द अरब कंट्रीज, द अरब स्पीकिंग पीपल आर नाउ वांटिंग अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी. दे डू नॉट वांट एनी मोर मिलिट्री रूल्स और डिक्टेटरशिप, राइट. सो आपको क्यों लगता है इस पूरे रेवोल्यूशन को अरब स्प्रिंग कहते हैं? Because the Arabs, why it is Arab? Because it happened in Arab speaking countries.
अरब स्पीकिंग कहाँ का है, अरबी अरबी भाषा कहाँ बोली जाती है, नॉर्थ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मैंने आपको क्या बताया कि इट्स सिचुएटेड इन द क्रॉस रोड्स ऑफ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, राइट। और ये जितने भी अरब स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यही आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। एंड सिंस इसका टाइमिंग स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग है, इसलिए स्प्रिंग। सो अरब स्पीकिंग कंट्रीज, the events are happening in the start of the spring, therefore Arab Spring. Look at this map again. Arab Spring, Arab for Arab speaking countries, and spring is used for the events which began with the start of spring season of 2011, right? And these are all the Middle East nations like Egypt, Turkey, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Oman, Iran. So these are all Middle East countries. So आपको मैंने जैसे बताया आपको Arab Spring क्यों हो रहा है, because people in the Arabic speaking countries are not happy with the military, economic stagnation, inequality, human rights violation, and etc etc. So they wanted something to start up, and उनको something में spark क्या मिल गया, टूनिशिया में रेवोल्यूशन हुआ. सो विच इमीडिएट इंसिडेंट दैट लेड टू द राइज ऑफ अरब स्प्रिंग, आपको फिर याद रखना कि इट्स अ जैस्मिन रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन टूनिशिया, दैट्स स्पार्क ऑफ द अरब स्प्रिंग. अरब स्प्रिंग के कंडीशंस बन रहे थे, बट व्हाट इज द इमीडिएट कॉज दैट लेड टू द स्टार्ट, इट इज जैस्मिन रेवोल्यूशन. अब क्या हुआ था वहाँ, एक हैरेसमेंट हुआ था स्ट्रीट वेंडर का, मोहम्मद बुआजीजी. अब मोहम्मद बुआजीजी का क्या हुआ कि ही वाज स्ट्रगलिंग स्ट्रीट वेंडर एंड ही वाज हैरेस्ड बाय पुलिस, राइट. एंड बिगिनिंग 2010 में हुआ था. सो उसके बाद उसको इतना हरासमेंट लगा कि उसने इस परेशान आ चुका था अपनी लाइफ से, तो उसने तुरंत नेक्स्ट दिन क्या करता है, वो अपने आप को जला लेता है, राइट. सो जैसे ही वो अपने आप को जला लेता है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट सोशल मीडिया में पब्लिश होता है, एंड पीपल फेल्ट दैट द गवर्नमेंट इज गुड फॉर नथिंग, एंड लोग दबाव बनाते हैं. बिना लड़े बेन अली को रिजिग्नेशन देना पड़ता है, जो कि 23 ईयर्स तक रूल कर रहा था. तो इसी रेवोल्यूशन को, जैस्मिन रेवोल्यूशन को, द सैक्रिफाइस ऑफ मोहम्मद बुआजाजी led to this momentum, set the momentum for the rise of Arab Spring, right. Look at the thing, he is Ben Ali and he is saying bye bye, so he is now resigned from this Tunisia government. तो अब अरब स्प्रिंग जब स्टार्ट हो जाता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है कि नाउ पीपल रियलाइज दैट arrogance of the military leaders are no more acceptable. Common masses are suffering and they want reforms, right. So new generation Arabs wanted a change. They wanted a cultural freedom and democracy, जो कि उनको काफी सालों से नहीं मिली. एशियन एंड अफ्रीका को डेमोक्रेसी मिल गई, बट अरब कंट्रीज में हमेशा से मिलिट्री रूल, हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है. सो दे वांटेड टू टेस्ट दैट कल्चरल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, राइट. फिर उनको ये लगा कि सोशल मीडिया लोगों को लगा कि एक सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि विच कैन एक्चुअली हेल्प पीपल टू फाइट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम, एंड दैट लेड टू द स्पार्क ऑफ दिस अरब स्प्रिंग. And these were the leaders who were outset by the people and through these kind of Arab Spring Revolution. यहाँ मैंने लिखा है कि टूनिशिया का प्रेसिडेंट बेन अली, बहुत बड़ा नाम है, आप बेन अली लिखोगे तो भी चलेगा. इजिप्ट का होस्नी मुबारक एंड मोहम्मद मोर्सी भी जाता है. लिबिया का मुअम्मर गद्दाफी was killed after the civil war. यमन चेंज होता था. These are all Middle East countries. यहाँ सब Arab Spring का हम इफेक्ट्स देख सकते हैं, राइट. एंड आफ्टर दैट जस्ट लुक एट दिस मैप, जहाँ की मैंने बताया है कि कैसे ये अरब एरियाज़ में काफ़ी सारे तेल का रिसोर्सेज हैं, एंड मेनी वेस्टर्न कंट्रीज वांट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट so that they can exploit these resources, and they want a nominal democracy so that it's a puppet government and it helps and support the Western countries and US to solve their purpose. Right, my all sources are taken from these sources. Now let us come to MCQ part जो मैंने पढ़ा है. Let me ask, name the two provinces which wanted to secede from Russia after 1991. Look at the options. Then number 2, the country in Eastern Europe that split peacefully was dash. Look at the options. Then question number 3, the president of Turkmenistan and dash appointed themselves to power first for 10 years and then extended for another 10 years. So you have to look at the option, choose the right option, right? And 4th is that which of the following was perceived as near abroad by Russia? So look at the option, you have to choose one. And part 5, as a part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001, आपको क्या लगता है कि how many bilateral agreements have been signed between India and Russia? So choose the correct option and write the answer and send my answers to my email ID. My email ID is this. In my next upcoming video, I will
cover up history, and the chapter is Bhakti Sufi traditions. And if you please like my if you like my tutorial, then please like, share, and subscribe, and spread the knowledge. I'll be glad if I get more subscribers. That will help me to make videos in future. Thank you and happy learning. Jai Hind.